भारती। सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को और चंचल मंदाकिनी आपको भी मेरा नमस्कार। और सभी सुनने वाली सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। साथ में मेरे साथ हैं चंचल भी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे सभी जो सुनने वाले हैं रेडियो सेट के सामने बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आज की पिटारी में भाई क्या खुलने वाला है। बिल्कुल। तो हम बता देते हैं, आज भाई हम बात करेंगे, बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे से विषय हैं। हमारे श्रोताओं ने भी इन पर लिखना शुरू कर दिया है। हाँ। कि कई बार गलती जाने या अनजाने हमसे हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए या अपने संबंधों को वापस से पहले की तरह बेहतर करने के लिए हम क्या करें, उसकी माफी मांग लें। और एक बड़ा छोटा सा और प्यारा सा शब्द है, इसे हम मैजिकल वर्ड भी कहते हैं, यह सॉरी। अगर ये ना कहा जाए तो कई बार मन में वो खटास सी पलती रहती है कि देखो गलती भी की और एक सॉरी भी नहीं बोला गया इनसे। तो ये एक बड़ा मैजिकल सा वर्ड है, अगर आप कह दें तो रिश्ते पहले की तरह बहुत अच्छे बन सकते हैं, सुधर सकते हैं। इसके बारे में बात होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी लगाम हमें भी लगानी होगी। और इस पर हम बात भी करेंगे कि बोलना है लेकिन संभल कर बोलना है आपको। और एक बात हम करेंगे हमारी संस्कृति और फैशन पर। बिल्कुल। और जब जब दौर बदलता है, फैशन का दौर भी बदलता है। फैशन यानी क्या, एक दौर आता है, एक चलन होता है, इसी को हम फैशन से जोड़ देते हैं। खासकर इसे हम लिबास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सिर्फ लिबास ही नहीं, इसके साथ पहनने जाने वाली और भी बहुत सारी चीजें हैं। या कई बार हम कहते हैं ना कि भाई इस तरह के गानों का चलन है, इस तरह की फिल्मों का चलन है, आजकल पर्दे ऐसे चल रहे हैं, आजकल हेयर स्टाइल ऐसी चल रही है। फैशन हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा एक शब्द है। हाँ जी। खाली हमारे सलवार कुर्ते या हमारी साड़ी से जुड़ा शब्द नहीं है, हमारी सोच से जुड़ा भी है कि आप किस तरह की चीज को अडॉप्ट करते हैं, आप किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है चंचल कि फैशन कुछ चल रहा होता है लेकिन हमें वो चीज पसंद नहीं होती, तो वो हमारे फैशन में शामिल नहीं होती है ना। तो हमारी मान्यताओं से भी ये जुड़ा है। इसके अलावा भी बुधवार का दिन है तो कुछ व्यंजन की बातें भी होंगी। और हमारी जो बड़ी कहते हैं ना कि सुगढ़ सखियां हैं जो रसोई के काम में बहुत होशियार हैं, हाँ, उन्होंने व्यंजन विधियां लिखकर भी भेजना शुरू किया है। तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन साथ में गाने सुनना भी जरूरी है। तो चलिए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। चल बिल्कुल, संग में गाने के साथ में जुड़ गए हैं, साथ में गाने हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, बल्कि आप नजरों में ऊंचे उठ जाएंगे, ऐसा हमारे एक जो सखी हैं वो लिखकर भेज रही हैं। हाँ। और सॉरी बोल देना सही होता है, इसलिए आपको वहाँ के माहौल के हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि मन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर सुनने वालों को पता नहीं वो किस तरह से उस बात को ले जाएं। अगर आप सॉरी बोल देने से रिश्ते सुधरते हैं तो सॉरी बोलने में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। और फिर ये लिखती हैं कि 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, थैंक यू, सॉरी और प्लीज़। थैंक यू और प्लीज़ बोलने में तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सॉरी बोलने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, जबकि ये सही नहीं है। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करके उसे स्वीकार ना करना ये बुरी बात है। अगर आप गलती करते हैं, उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, तो आपकी गलती फिर उतनी बड़ी नहीं लगती। और ये बात बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन चंचल, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे श्रोताओं ने तो लिखा है, सखियों ने, और हम भी इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं कि हमें सॉरी कह देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमने गलती की, पहली बात तो ये जी, अगर हमने की तो क्या हमने ये महसूस किया कि हमसे गलती हुई?
हाँ, कई बार क्या होता है, हम गलती करके भी महसूस ही नहीं कर पाते कि हम गलत है, हम सामने वाले को ही गलत ठहराते हैं, है ना, उसी पर दोषारोपण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि वो आपसे सॉरी बोलेगा तो शायद हम गलत सोचते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि फिर दूसरे को सॉरी बोल देना चाहिए तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने जब कोई गलती की ही नहीं तो वो किस आधार पर सॉरी बोलेगा। और अगर एक बार वो बोल भी देगा तो फिर हर बार उसको ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिसकी आदत होती है ना कि नहीं झुकना, गलती करके भी नहीं झुकना है, अपनी बात बनाए रखनी है, अपना दम्भ जिसे हम कहते हैं, घमंड, बिल्कुल, दम्भ, अहंकार, ईगो, ऐसे ईगो बहुत हम इसे बनाए रखना चाहते हैं तो फिर सामने वाला अनावश्यक ही कब तक झुकेगा आपके लिए। बिल्कुल सही बात है। और गलती कई बार हमसे जाने या अनजाने में ही होती है, जानबूझ के तो कुछ करते तो नहीं। अगर आपसे नहीं भी हुई तब भी आपने सॉरी बोल दिया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सामने वाले ने उसको किस अर्थ में लिया, सामने वाले ने इसे आपकी कमजोरी समझ लिया और यही सोचा कि हर बार इसे ही बोलना पड़ेगा सॉरी, तो फिर नहीं चल पाता। जैसे कहा, हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है ना कि प्लीज और थैंक यू ये वर्ड से कोई भी बोल देता है, लेकिन सॉरी बोलना आसान नहीं है। कई बार हम लिख तो देते हैं, कई बार संदेश के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से या मैसेज में, ईमेल, कुछ भी कर दिया, लेकिन उस चीज को महसूस कितना किया आपने। लिख तो दिया आपने क्योंकि आपको सिर्फ एक महसूस किया उस बात को कि हमने गलती की और गलती करके हमने सॉरी मांगा। बिल्कुल, एक फॉर्मेलिटी आपने जिस तरह से किया ना, वैसे ये लगने लगता है आपने क्या उस चीज को हृदय से स्वीकार किया कि आपसे कहीं ना कहीं भूल हुई थी। तो ये अगर हम मान लें और मान के जब हम सॉरी बोलते तो बहुत सारे जो झगड़े हैं, विवाद हो जाते हैं, शायद हो ही नहीं, पल में खत्म हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमने गलती की, इस बात को हम माने, और दूसरी बात कि हमने सॉरी बोला और दिल से बोला। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो फिर कोई भी झगड़ा बार बार नहीं भी होगा, हम बार बार नहीं झगड़ेंगे, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं और हमारी किसी बात से, किसी बर्ताव से किसी के दिल को चोट भी लग जाती है। पर कई बार क्या होता है, आप सहज होते हैं लेकिन सामने वाला अनावश्यक ही आपसे असहज होता है और आपकी हर बात उसे बुरी लग जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में आप हर बार सॉरी कहेंगे? नहीं ना। सॉरी पर बहुत सारी बातें हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी लिख रहे हैं। एक ने तो लिखा है कि सॉरी कहने से आप गलतियों को मानते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप समझदार हैं और सजीव भागी होते हैं, जिससे संवाद में सुधार हो सकता है, संबंधों का मजबूतीकरण। सॉरी कहने से आपके रिश्ते को मजबूती मिलती है क्योंकि ये आपके साथी को दिखाता है कि आपकी समझदारी और सहमति के बारे में भी आप सोचते हैं। हमारे एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि सॉरी बोलने से बनती है बात, ये विषय मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या बताऊं। मतलब इन्हें बहुत पसंद आया है आज का ये विषय, और आना भी चाहिए क्योंकि ये विषय है भी ऐसा ही। और आगे आप लिखते हैं कि मैं विविध भारती परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सखी सहेली में ये विषय चुना। सही बात है, सॉरी बोलने से बात बनती है। कल की बात में किसी से गुस्सा थी, मैंने एक बार उसे गले लगाकर सॉरी बोल दिया, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए छोटी छोटी बात में हम लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं या कई दिनों तक दूसरों से बात नहीं करते। ऐसा ना करें, एक सॉरी बोलकर देखें तो सही आपकी बात कितनी मतलब सुधर सकती है। बिल्कुल, नोक झोंक वाली बात जहां तक है कि मजाक में, मस्ती में हमने किसी को कुछ कह दिया, वहां सॉरी ना बोलें तो भी चलता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां माफी ना मांगी जाए तो रिश्ते बड़े बिगड़ते हैं। और एक चीज और है मंदाकिनी जी, कई बार घर में भी हम बचपन से क्या सिखाते हैं बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, सॉरी बोल दो। तो सॉरी कहने में उम्र का या ओहदे का कोई मायने नहीं रखते। बात यह है कि गलत कौन है और सही कौन है। तो जिसने गलती की है माफी उसे मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जितने मतलब उसने हिम्मत करके अगर माफी मांगी, क्योंकि माफी मांगना भी छोटी मोटी बात नहीं, तो उतना ही बड़ा हृदय रखते हुए, विशाल हृदय से सामने वाले को माफ भी कर दें, क्योंकि माफी मांगने से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वही आपने जैसा कि कहा कि जब हमने गलती की है तो इस बात को हम पहले महसूस करें कि हाँ, हमसे गलती हुई। हम ये सोचते हैं कि हमसे गलती हुई ही नहीं तो फिर हम सॉरी भी नहीं मांगेंगे। इसलिए सिर्फ सॉरी कह देना या लिख देना बहुत आसान होता है, मुश्किल है उस माफी को दिल से महसूस करना। माफी मांगना अगर इतना आसान होता तो दुनिया में लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांग लेते और ये झगड़े विवाद होते ही नहीं, है ना? और ऐसे नहीं कि हम गलती करते जा रहे हैं माफी मांगते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस पर एक बड़ी अच्छी हास्य सी कविता इन्होंने एक लिखकर भेजी हमारे श्रोता ने। चलती ट्रेन की खिड़की से पान मसाला थूक दिया उसने, छींटे मेरी शर्ट संग मुंह पर पड़े,
देखकर सॉरी कह दिया उसने। हाँ। बड़ा बेफिक्र सा हो गया मैं। किनारे बस की अपनी सीट पर सामान खिड़की से फेंक कर ऊपर बस में सॉरी कह दिया उसने। फुटपाथ पर मस्ती से चला। अपने को सुरक्षित मानकर मैं साइकिल सवार के पीछे से ठोक कर बगल से गुजरा और सॉरी कह दिया उसने। जीन्स और शर्ट में मर्दानी चाल से वो लड़का लग रहा था मुझको। हटाया जब सामने से मैंने अपने बिना बोले तमाचा जड़ दिया उसने। तो नई पीढ़ी, नए रंग ढंग, नए लुक में ये हम सबको रोज ही तो दिखते हैं। कोई पहचान पक्की अब नहीं मिलती, हुई गलती कोई तो सॉरी कह दिया उसने। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो बहुत कि सुंदर बात कही है कि रास्ते में आप चले, किसी ने आपको साइकिल से ठक्कर मार दी और सॉरी बोल के चला गया। उसने इस बात को कितना इजी में ले लिया है ना। तो हल्के में ना ले, अपनी गलती को महसूस करें और दिल से यानी कि समझ कर सॉरी बोलना है। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी ना चाहते हुए भी हम अपनी हरकतों या बातों से किसी को चोट पहुंचा देते हैं। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझें, सोचें कि आपके कारण दूसरे व्यक्ति ने क्या महसूस किया होगा। कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें बहुत पछतावा होता है। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, खास कर तब जब आपको सही शब्द नहीं मिलते। ये बात भी सही है। सही। हम सोच सोच के ही रह जाते हैं कि अब किस मुंह से माफ़ी मांगी जाए। जब बहुत गिल्ट होता है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा अपराध बोध से हम घिर जाते हैं, तो लगता है कि अब माफ़ी भी किस मुंह से मांगी जाए। बिल्कुल। एक साथी लिखते हैं कि एक सॉरी से बन सकती है बिगड़ी हुई बात। भाई पहले तो ऐसी स्थिति ही नहीं आए, हम सभी की ये कोशिश हो, किंतु यदि आ भी गई है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉरी वह अस्त्र है जिससे हम बड़े से बड़े घाव रूपी बिगड़ी बात को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो सॉरी शब्द भी अपने हृदय की अंतरात्मा से निकला हुआ होना चाहिए और स्वयं के पश्चाताप से परिपूर्ण होना चाहिए। नहीं तो सॉरी कहकर आगे बढ़ने वाले तो अपने समाज में बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमें अपने 3 साल की छोटी पोती की बात पे बड़ी हंसी आती है। वो अपने बड़े भैया की पढ़ने लिखने की चीज़ें वहाँ छिपा लेगी और फिर परेशान होकर जब खोजते हैं तो और सारी चीज़ें इसी शैतान के पास मिल जाती हैं और वो तोतली भाषा में सॉली भैया कहकर सबको हंसा देती है। क्या बात है। तो ये तो उसका अबूझपन है, उसका बचपना हुआ। लेकिन बड़े लोग जब ऐसा करते हैं तो फिर बुरा लगता है ना। अगर बड़े लोगों से ऐसी गलती होती है तो वो माफ करने लायक नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सॉरी से बिगड़ी हुई कोई भी बात बन जाती है। जब हम सामने वाले से माफी मांगते हैं तो वो दिल से होनी चाहिए, वहीं गलती दिल से स्वीकार होनी चाहिए। और गलती स्वीकार करते हुए सॉरी कहेंगे तो सामने वाला दिल से हमें माफ भी करेगा और रिश्ते प्रगाढ़ होते जाएंगे। बिल्कुल। तो चंचल, अब हमें भी सॉरी ना बोलना पड़े, ध्यान रखो। हाँ। एक गाना हमें भी सुनाना जी, जी, जी। है ना। भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो चंचल, आज जब आप आई जैसे ही आकाशवाणी, मैंने आपको देखा तो आप एक नए लुक में नजर आई मुझे आज। अच्छा। हाँ, आज आपका जो ड्रेस है वो भी एक थोड़ा सा अलग स्टाइल का है। बाल जो है, चेहरे पर जो बिंदी लगी हुई है और मुझे लगता है कि जो आपका चश्मा है ना, वो भी नए फैशन का चश्मा है। बिल्कुल। हम बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम डेली वियर करते हैं, चाहे वो हमारा हेयर स्टाइल हो, हमारे जूते हों, हमारी चूड़ियां हों, या हम अगर हम आदमियों के फैशन की बात करें तो किस तरह की टी शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, बेल्ट कैसा लगाया है, हेयर स्टाइल कैसा बनाया है, और बाल लंबे करना कहते हैं कि अब तो आदमियों के भी फैशन में आ गए। तो हर चीज जो चलन में होती है उसे हम फैशन कहने कहते हैं। तो आज हम फैशन पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। और फैशन हमारी संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है मंदाकिनी जी, जिसके जरिए हम अपनी शैली को व्यक्त करते हैं, अपनी पहचान को भी दिखाते हैं, और बल्कि देखा जाए तो हमारे जीवन के हर पहलू में ही फैशन नजर आता है। हाँ बिल्कुल। हमारी बातों में, हमारी सोच में भी हमारा फैशन झलकता है कि हम किस तरह की बात पसंद करते हैं, है ना। आज के आधुनिक युग में किस तरह की विचार अपनाए जाते हैं, वो भी फैशन का हिस्सा ही है। तो ये सिर्फ हमारे कपड़े या उनसे जुड़ी जाने वाली जो है एक्सेसरीज से जुड़ा भी बात नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों और शालीनता को भी दर्शाता है। ये विभिन्न देशों और प्रांतों की संस्कृति को भी दर्शाता है फैशन। बिल्कुल। और
कपड़े से कहीं ज्यादा है, जैसा भी आपने कहा, समाज का प्रतिबिंब है, हमारे मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण का एक प्रतिनिधित्व भी करता है फैशन। हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, सामाजिक स्थिति को हम व्यक्त करते हैं और इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करके अपनी पहचान का संकेत भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस तरह फैशन और लोगों के पहनावे के बीच एक सांस्कृतिक संबंध भी होता है। फैशन ने पूरे इतिहास में समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा लोगों की शालीनता और मूल्य जो हमारी संस्कृति के बहुत करीब जुड़े हुए हैं, वे सभी फैशन में परिलक्षित होते हैं। हमारी संस्कृति का एक पहलू जो लगातार विकसित हो रहा है वही है हमारा फैशन। बिल्कुल। और हाल के वर्षों में फैशन और समाज के बीच संबंधों में रुचि भी बहुत बढ़ रही है लोगों में। बहुत सारे जो शोध इन पर होते रहते हैं, जो विद्वान हैं उनके अध्ययन भी बताते हैं कि फैशन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो कारक हैं उनसे भी प्रभावित होता है और संस्कृति और समाज को एक नया आकार भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और फैशन और समाज के बीच संबंधों को अगर हम समझें तो ये भी देखते हैं कि कपड़े जो है सामाजिक स्थिति का संकेत भी कैसे दे पाते हैं। लेकिन जो फैशन सिर्फ धन संपत्ति का प्रदर्शन करने के बारे में ही नहीं होता, ये हमारे व्यक्तित्व, हमारी पहचान को व्यक्त करने का एक सशक्त साधन भी हो सकता है। बिल्कुल। हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं और हमारे व्यक्तित्व, मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब ये बन सकते हैं। और हमारी पहचान को मुखर करने का तरीका तो ये रहा ही है। पारंपरिक कपड़ों के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी हम दिखाते हैं और नए अनोखे डिजाइनर कपड़े पहनकर कई बार भीड़ से अलग भी बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आज आप लग रही हैं। और देखिए, फैशन जो उद्योग है ना, उसने भी एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है चंचल। हाँ। हमारा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है फैशन उद्योग, और ये एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है जो रोजगार प्रदान भी करता है और देश के राजस्व उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन सिर्फ कपड़ों से कहीं ज्यादा है, ये हमारे समाज का प्रतिबिंब है, हमारे मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं उनके जरिए हम अपनी सामाजिक स्थिति को दिखाते हैं और अपनी पहचान का संकेत देते हैं। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी संस्कृति और फैशन, अब मुझे लगता है कि फैशन के चक्कर में हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फैशन को तो अपनाए ही, लेकिन साथ में हमारी संस्कृति को भी अपनाना चाहिए। आपको उतना ही जितना फैशन को अपना रहे हो, और फैशन के लिए संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन की दुनिया रंगीन मानी जाती है, इसमें समय समय से बदलाव होते रहते हैं। जो पहनावा आज प्रचलित है वह कई वर्षों बाद उसका प्रचलन नहीं होगा और कई बार हम पैसे के अभाव में बहुत सारे कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, बहुत समय तक नहीं रहते हैं, लेकिन हर मौसम का प्रभाव इस पर पड़ता रहता है फैशन पर। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अपनी संस्कृति जो है बहुविध संस्कृति है और भारत में एकता के साथ ही बहुविधता प्रचलित भी है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फैशन भी बदलता रहता है, किंतु फैशन वो अच्छा जिसमें अपनी शालीनता नजर आए। और फैशन उद्योग पर समय का जो प्रभाव है वो फिल्म संसार का ज्यादा प्रभाव है। नायक और नायिकाएं हमारे फैशन के मूल में रहते हैं, जो हमेशा ही हमारी शालीनता को प्रदर्शित करने में मदद नहीं अपितु विकृति उत्पन्न करते हैं। लेकिन फैशन वह अच्छा जो हमारी संस्कृति और शालीनता को उभारने में समर्थ हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब थोड़ा सा विराम लेते हैं, गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चंचल, अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर से मिलते हैं कार्यक्रम में, ठीक है?
विविध भारती के पास जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙ্গিলা রঙ্গিলা चंचल, अंतराल के बाद हम फिर से अपने सखियों और सखाओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम बात कर रहे थे फैशन और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातों को लेकर। तो फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप फूहड़ तरीके से कोई भी कपड़े पहन लें या दिन ब दिन कपड़ों का छोटे से छोटे होते जाना और इस तरह का कोई भी पहनावा पहनना फैशन नहीं कहलाएगा। कि जब आप 4 लोगों के बीच में अगर जाकर बैठते हैं या कहीं भी ऐसी कोई भरी सभा में जाते हैं, भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो वहाँ लोग अगर आपको अनुचित नजरों से देख रहे हैं तो ये हमें समझना होगा कि हमारा जो भी पहनावा है, चाहे हमने उसे फैशन का नाम दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए उचित नहीं है। वो बेढंगा हमने पहन लिया और हमारी संस्कृति के खिलाफ भी है ना। और ये चीजें सिर्फ किसी स्त्री पर या महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर लागू नहीं, ये सभी के लिए है। हाँ। कई बार हम अपने बच्चों को भी, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, हम कई बार छोटी बच्चियों को ऐसे कपड़े पहना देते हैं जो अनुचित नहीं लगते हैं। वो भले ही छोटी है, लेकिन हम उन्हें भी ऐसे कपड़े पहनाएं जो हास्य का कारण न बने, जो अनुचित नजरों का कारण न बने, है ना। फैशन के नाम पर हम अपने बच्चों को भी ऐसा नहीं बना सकते। हमें कपड़ों को मर्यादित रूप से पहनना आना चाहिए और तभी वो वास्तविक फैशन भी होगा। और आपने देखा, हमारे अगर हम पुरानी संस्कृति पर नजर डालें, अगर जैसे एक श्रोता ने फिल्मों पर बात कही कि हम फिल्मों से फैशन सीखते हैं, पुरानी नायिकाएं तंग चूड़ीदार पजामा पहनती थी और आज भी लौट कर वो फैशन जब आता है तो पहनावा कितना सुंदर लगता है। और कई बार वो सिर्फ उस पर्टिकुलर उस जो भी स्क्रीन पर पहनने के लिए उस सीन की वो अगर मांग है, तो उन्होंने वो कपड़ा पहना है, उसे आप ये मत समझिए कि वो आपके लिए भी उचित है। और आप किस जगह जा रहे हैं ये समझ आपने जरूर होनी चाहिए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी पूजा में जा रहे हैं, आप पारिवारिक फंक्शन में हैं, तो उसके अनुरूप आपका पहनावा होना चाहिए। यही सही फैशन की मांग होती है। बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संस्कृति हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों के विकल्पों को भी आकार देती है। ये समाज के हर पहलू को अर्थ और पहचान प्रदान करती है। फैशन और संस्कृति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, विचारों और शैलियों का निरंतर आदान प्रदान करके एक दूसरे को प्रभावित और प्रेरित भी करते हैं। क्या बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यही उचित होता है। अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें। अगर आप ठंडे प्रदेश में हैं और या जिस तरह के भी प्रदेश में रहते हैं, तो उस तरह के कपड़ों को पहनना ही उचित होता है। बिल्कुल। शादी ब्याह जब होते हैं सर्दी के मौसम में, तो हमने अक्सर कर देखा है कि जो महिलाएं होती हैं, खास तौर पे कहीं उनका जो पहनावा है, जो फैशन उनका है, वो नहीं दिखेगा, इसलिए वो स्वेटर या शॉल भी नहीं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैशन को दिखाने के चलते आप बीमार हो जाते हैं, हो भी जाते हैं। जब हम घर आते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो है तकलीफ शिकार हो गए हैं और सर्दी का असर हम पर हो गया है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संस्कृति हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज और यहाँ तक कि हमारे विकल्पों को आकार देती है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में अनूठी थी और आज भी कायम है, लेकिन फैशन के दौर में और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से संस्कृति का गला घोटा जा रहा है। आजकल फैशन का दौर ऐसा चल रहा है कि कभी कभी लड़का और लड़की में फर्क ही नहीं दिखता। पिछले दिनों एक जगह हम घूमने गए थे, जब आगे जा रहे थे तो एक बहन को बोला कि दीदी थोड़ा साइड हो जाइए। एक पलटकर हमको उसने घूरा तो हमने देखा कि अरे ये क्या, वो तो लड़का है जो कि लंबे बालों में हेयर बैंड लगाए हुए था और पीछे से देखने पर बिल्कुल ही लड़की लग रहा था। बिल्कुल। चोटियां बनाना पहले ये काम होता था कि लड़कियां, महिलाएं चोटी बनाती थी। आजकल क्योंकि पुरुषों में चलन बहुत चल गया कि वो बाल लंबे रखते, तो हेयर बैंड भी लगाते हैं, चोटी भी बनाते हैं, तो ये आभास कई बार हो जाता है बहुत सारे लड़कों को देखकर। एक और चीज है, फुहड़ता का जो फैशन हम कहते हैं कि पहले जब कोई कपड़ा फट जाता था कोहनी पे से, घुटने पे से, तो हम उसको हटा दिया करते थे कि अब इसे नहीं पहनना है। लेकिन फैशन के नाम पर इतना सारा घुटने पर से कहीं फटे हुए कपड़े हैं या वहां पर पैच लगाया हुआ है, तो पैच लगाए तब तो फिर भी आप ढक जाते हैं, लेकिन अंग प्रदर्शन अगर आपके कपड़ों से हो रहा है तो ये फूहड़ फैशन ही कहलाएगा। बिल्कुल। एक समय होता था चंचल जब
थोड़ा सा भी अगर कहीं छेद भी हो जाता था कपड़ों में, हाँ। तो उन कपड़ों को हटा दिया जाता था, क्योंकि वो हमारी हमारा जो खानदान है उसके खिलाफ हो जाता था। उसके सम्मान को एक आंच आ जाती थी कि फला ने फटे हुए कपड़े पहने या उसके कपड़ों में छेद था। और बल्कि आजकल तो ये जो फटे हुए कपड़े हैं, या जहाँ चीरा लगाया हुआ है, इस तरह के कपड़े बहुत ज्यादा साधारण कपड़ों से भी ज्यादा दामों पर बिकते हैं। तो ये पहने जाते हैं और उसे हम एक शान मानते हैं अपनी, और बड़ा गौरव के साथ हम उसे पहनते हैं। तो हम क्या अपनाते हैं, ये हमारा नजरिया है। तो आप सोच समझ कर फैशन को अपनाइए। साड़ी एक ऐसा पहनावा है जिसका फैशन, हम कहते हैं कि ये फैशन कभी जाता ही नहीं, कहते हैं कि ये फैशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन है वो हमेशा, और आप उसको कितने भी तरीके से पहन सकते हैं। आप उसको लहंगे के स्टाइल में पहन सकते हैं, और ना जाने कितने कितने, और बहुत सारे लोग तो इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं कि साड़ी कितने तरीके से वो पहनाई जा सकती है। बड़े बड़े लोगों को पहनाया जाता है। कुछ महिलाओं ने इसे अपना करियर बना लिया है, और वो हर फंक्शन में जाकर, शादी विवाह या बड़े समारोह में जाकर स्त्रियों को साड़ियां पहनाती हैं और अच्छे खासे पैसे लेकर आती है। उनकी जो है अपनी एक आजीविका का साधन बन गई है ये साड़ी। और साड़ी पहनी हुई नारी वाकई में अलग ही, कहते हैं ना कि 100 की भीड़ में भी वो अलग से नजर आती है। तो चलिए वस्त्रों का चयन हम खुद करें, हमें क्या पहनना है, हम क्या पहने, लेकिन ऐसा हो जो हमारी मर्यादा के खिलाफ न हो, मर्यादा को साथ में लेकर चले। ऐसे कपड़ों का, ऐसे फैशन का चयन हमें करना चाहिए। अभी हमारी बहुत सारी बहनें जो नहीं पहनती हैं साड़ी, उनको कई बार लगेगा कि भी हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, कपड़ों का चयन आपका अपना हो सकता है, आप क्या पहनना पसंद करते हैं क्या नहीं, लेकिन वही बात कि आपने जो भी पहना है वो आपत्तिजनक न हो, और समाज की नजरों में न आए, है ना। वो फैशन खूबसूरत लगता है और ऐसा फैशन सभी को मान्य होता है। तो अब क्या सुनाया जाए? एक बहुत सुंदर संदेश पहले हम पढ़ते हैं, फिर गाना सुनेंगे। हाँ? हमें फैशन जरूर करना चाहिए, पर अपनी संस्कृति के अनुसार, ताकि वही फैशन हमारी हंसी का कारण ना बन जाए, और किसी की नकल करके बिल्कुल भी हमें खुद को नहीं बदलना चाहिए। तो जो अभी आपने बात कही थी ना कि फिल्मों में हम कई बार देखते हैं, तो फिल्मों को देख देख कर उसे हम अपना रहे हैं, चाहे वो चीज हमें सूट करे या ना करे। तो किसी को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश ना नहीं करनी चाहिए। आप जिस परिवेश में रहते हैं उस तरह की चीजों को अपनाएं, और वो फैशन आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि आजकल फैशन को देखा जाए तो जो बहनें हैं वो दुपट्टा चुन्नी डालना भूल गई हैं, और क्योंकि आज का दौर ऐसा ही चल रहा है और इसे ही फैशन का नाम दे दिया गया है। तो एक समय था जब चुन्नी या दुपट्टा डालना जरूरी होता था या डाला जाता था, लेकिन आज इसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये भी एक समय समय की बात है, और समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो समय की डिमांड है कि अब हमें गाना सुन लें। हाँ बिल्कुल। धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है, तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी चंचल, तो आज तो हम बात बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहे हैं। आपने सॉरी पर बात कर ली है, आपने फैशन पर बात कर ली है जी। और अब आप खोई खोई सी नजर आ रही है। क्या बात है भाई? अब हमारा जो अगला विषय है, यानी कि बोलें पर संभल कर, तो मैं सोच रही हूँ कि बोलूं या ना बोलूं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हम गलती से बोल दें कि हमारे श्रोता नाराज हो जाएं। तभी आज आपने गाने भी ऐसे ही चुने हैं, रूठे सैया हमारे सैया, और अगला गाना भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो बताइए क्या कहना चाहती हैं? कुछ संभल कर ही बोलेंगी या बोलना पसंद करेंगी आप? भाई हमारी बोलने का जो भी अंदाज है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि यही तो वो कला है बोलने की, जो या तो हमें लोकप्रिय बना देगी या फिर एक अप्रिय व्यक्ति बना देगी, या फिर कई बार तो हमें शत्रु या दुश्मन भी बना देती है। इसीलिए अपने बड़ों से भी तो हम यही सुनते आए ना मंदाकिनी, कि जब भी बोलिए संभल कर बोलिए, और
ये कहावत भी है कि पहले तोलो फिर बोलो। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और कहूंगी चंचल कि अपनी बोली को हमेशा हमें संतुलित भी रखना चाहिए, यानी न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा, इस तरह की बात हमें नहीं कहनी चाहिए। और कई बार बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने वालों की जुबान जो है दिमाग से भी तेज चलती है। जब हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो फिर हकलाहट की समस्या भी सामने आती है, या यूं कहे कि हम अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाते। और इसके विपरीत जब लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो उनकी बात कई बार तो पूरी तरह से समझ भी नहीं आती, या वो अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, सही शब्द खोजने लगते हैं और इतना धीरे बोलते हैं कि सामने सुनने वाला भी उबाऊ हो जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस बोलना होता है, बोलने की ज़रूरत है या नहीं, बस वो तो अपनी बात को बोलना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है कि उनको ये बात नागवार गुजरे, लेकिन वो तो बिल्कुल किसी बात की परवाह नहीं करते। तो इसी तरह से बिल्कुल कब कहाँ कितना बोलना है, इस बात को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और सही बात ये कि शब्दों को तोड़ना मरोड़ना भी उचित नहीं माना जाता है, इससे भी सुनने वालों में चिड़चिड़ापन बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए जब भी किसी से बात करें अपने श्रोता की रुचि का ध्यान रखें। यदि बातचीत के दौरान कभी आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति की बात आपको सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं है तो फिर वहीं अपनी बात को खत्म हमें कर देना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बोलने की कला अगर कहीं सीखनी हो तो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सेवा के यहाँ ट्यूशन कर लीजिए। अच्छा, आपके मुख से नाप तोल कर ही शब्द बाहर आएंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विविध भारती के माध्यम से आप कुछ सीख पाते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन आप अगर सीखने का हौसला रखते हैं, सीखने का जुनून रखते हैं, आप में चाहत है, तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने वाले अक्सर ऐसी बात बोल जाते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। अपनी बात कहने के लिए बात करना जरूरी है, इसके विपरीत कम बोलने वाले अपनी राय अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए। क्या बात है ना? जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। क्या बिल्कुल सही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि तीर कमान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही हमारे जो कहे हुए शब्द हैं वो भी वापस नहीं आते, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है और ये हमारे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। तो बोलते समय संभल कर बोलें और कम शब्दों में ज्यादा बात, ये करना हमें जरूर आना चाहिए। ऐसा हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो बोलते हैं वो भी आदत अच्छी नहीं होती, ये भी बोलना भी मनुष्य की कमजोरी है। लेकिन बगैर डरे हुए अपनी बात को सही ढंग से रखना भी बहुत बड़ी ताकत है। जीवन में बोल या फिर कहीं वाणी के मायने जानने के लिए पढ़ें सफलता के मंत्र। जीवन आपके द्वारा कहे गए शब्द, आपके साथ होने वाले भले और बुरे का कारण आपको खुद पता होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा संभल कर बोलना चाहिए, बहुत ही संतुलित और नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, वो भी तब जब कोई आँखों की बोली को ना समझ पाए और उन इशारों को समझने में भी असमर्थ हो, क्योंकि शब्द वे बाण हैं जो तरकश से छूटने के बाद वापस तरकश में कभी नहीं आ सकते। और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और क्या लिखते हैं आगे श्रोता हमारे? एक और श्रोता ने लिखा है कि वास्तव में शब्द हमारे हृदय के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। हम अपने शब्द का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। आखिर शब्द ही तो हैं जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। हथियार या चोट के घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा बने रहते हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम अपने आप को ही प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारी बोली ही है। हमें जब भी बोलना हो तो कुछ सोच समझकर बोलें, सही ढंग से बोलें, वही अच्छा है। और अब अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे श्रोता कहेंगे कि भाई हम कह रहे हैं संभल कर बोलने, और हमने ही कहीं लगाम नहीं दी बोली को। फिल्म तारी शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए
जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। तो भाई ठंड की बहुत सारी सब्जियां आने लगी हैं और हमारे एक सुनने वाले ने गर्मा गर्म सूप की एक रेसिपी लिखकर भेजी है और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी है। तो ये इन्होंने बताया है कि 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी मटर के दाने, मतलब हरी मटर के दाने, गाजर, बीन्स, इन सारी सब्जियों को बारीक काट कर ले लें और 1 कटोरी सब्जी है यानी, और 1 लीटर पानी में इनको उबालने रख दें। जब ये अच्छे से उबलने लगे तो सारी सब्जियां इस पानी में डाल दें। एक छोटी कटोरी में आधा चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसमें डाल दें और स्वाद अनुसार नमक और कटा हुआ टमाटर डाल दें। अगर प्याज और लहसुन आप खाते हैं तो हरे पत्ते जो हैं प्याज के वो भी डाल सकते हैं और लहसुन के हरे पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार काली मिर्च का पाउडर। अगर मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दीजिए। जब ये सारी सब्जियां उबलकर अच्छे से पक जाएं तो थोड़ा सा मक्खन डालकर गर्मा गर्म सूप का आनंद लिया जा सकता है। जी, तो एक और व्यंजन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मूली और चावल के आटे से बनने वाला एक व्यंजन है जिसे हम कहते हैं मुरौरी। क्या बात है। अगर आटा नहीं है तो आप चावल भिगा कर पीस सकती हैं और इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार मूली घिसकर, धनिया की पत्ती, मिर्ची, अजवाइन, नमक मिलाकर इसका गीला आटा तैयार कर लें। तवा गरम करें, तेल लगाकर थोड़ा उसे चिकना कर लें। अब इनको कलछी या हाथ से फैला लें। ये गीला है तो अच्छी तरह से फैल जाता है। तो राई के तेल या कोई भी तेल से आप इसे सेक सकती हैं। सॉफ्ट, मुलायम और खाने में बेहद लजीज होते हैं। ऐसे आप कोई चटनी अचार के साथ इसे खा सकती हैं, पर हमारे घर में इसे टमाटर की मीठी चटनी के साथ खाया जाता है, ऐसा लिखती हैं। और गुड़ जरूर खाते हैं, साथ में मूली को पचाने में गुड़ बहुत अच्छा पाचक है। तो आटा को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, फिर नहीं तो चीला बन जाएगा। इसलिए पलटने से टूट भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा रखें। धनिया, टमाटर, लहसुन की चटनी के साथ आप खाएं और हमें भी खिलाएं। क्या बात है, बड़ी चटपटी और बहुत कहते हैं कि पौष्टिक ये रेसिपी है। तो जरूर हमारी सखियां इसका आनंद लेंगी, हम आनंद लेंगे। गीत